अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर स्टार्टिंग ब्लॉक 8 माइनर्स, जिसके अंदर आपका मेजर पोर्शन मेडिसिन और सर्जरी का है और थोड़े थोड़े आपके बिहेवियरल साइंसेज और कम्युनिटी मेडिसिन और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड हैं। ठीक है, सो हमारा मेजर फोकस भी मेडिसिन और सर्जरी होंगे बिकॉज आपका काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज इसमें से आने हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो इसमें टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। देर आर सम टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर रिलेटेड हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है। फिर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास पूरे, अच्छा दिस इज़ ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, यस। कुछ टॉपिक्स आपके पूरे पायरेक्सिया रिलेटेड हैं, सीएनएस, जीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिलेटेड है। ठीक है, ये इसमें वही सारे इन्फेक्शन आ जाएंगे जो आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े हैं। ठीक है, मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, जीआईटी इन्फेक्शन में बेसिकली डायरिया आ जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में टीबी और नमूनिया है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, उसके अलावा जो आपका मेजर पोर्शन है ना वो है रोमेटोलॉजी का। उसमें पूरी रोमेटोलॉजी इंक्लूडेड है, उसमें बहुत सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके रोमेटोलॉजी के हैं। तो हम इसी तरह से जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। जो पहले हम छोटे वाले टॉपिक्स हैं ना उनको कवर करेंगे। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम डूइंग इट फ्रॉम चैप्टर 3। इसमें आपको एमसीक्यूज भी साथ दिए होते हैं, साथ आपके पास पेपर्स में भी एक नज़र पड़ जाती है कि ये चीज़ें इस तरह से पास पेपर में आई हुई हैं। दैट्स वाई एम प्रेफरिंग इट। अदरवाइज आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, मेडिको एक्सप्रेस यूज़ कर लें, कोई भी माइनर बुक, पर्टिकुलरली ये वाले टॉपिक्स के लिए। रोमेटोलॉजी कोशिश ये करें कि इरफान मसूद से करें, और साथ पास पेपर के लिए आप टॉपिकल पास पेपर भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। दैट्स अप टू यू। ठीक है, मैं यहीं से करवाऊंगी और साथ में इरफान मसूद से करवाऊंगी। ठीक हो गया। और रोमेटोलॉजी बहुत लंबी लिखी हुई है इरफान मसूद में, सो वी विल ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन रोमेटोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है रेडियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब ये मेडिसिन के कैंसर रिलेटेड टॉपिक्स हैं कि रेडियोलॉजी हमें कैंसर में किस तरह से हेल्प करती है। तो उसमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होती हैं? एक्सरे होता है, सीटी होता है, एमआरआई होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, पेट स्कैन होता है और मेमोग्राफी होती है। मेमोग्राफी तो बड़ी एक पर्टिकुलर टर्म है फॉर जस्ट ब्रेस्ट कैंसर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं, उसमें वो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है। एक्सरेज हम नॉर्मली हर तरह के कैंसर में फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन वुड बी द एक्सरेज। उसके बाद सिटी आती है कि अगर आपने बोन और उसकी बड़ी डिटेल्स देखनी है तो फिर हम सिटी कराते हैं। एमआरआई होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए, हाई रेजोल्यूशन, लाइक ब्रेन में एमआरआई इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर टू मेक जो आपका एब्सोल्यूट डायग्नोसिस होता है ना वो एमआरआई पर ही ब्रेन का बनता है। उसके अलावा आप रेक्टल, सर्वाइकल और प्रोस्टेट कैंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज इन जीआईटी रिलेटेड टू कैंसर्स लाइक आपका कोलोन, आपके जो इंटेस्टाइनल जीआईटी अल्सर्स, इन सब में अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है और कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी वर्क कर रही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन इज़ बेसिकली इट विजुअलाइजेज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ट्यूमर सेल्स, तो वो कितना स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी कितनी फैल रही है, उसमें पेट स्कैन इंपॉर्टेंट होता है। और हम इसको कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं विद सिटी, ताकि आपको ट्यूमर भी नज़र आए और आप उसकी एक्सटेंशन, उसकी मेटास्टेसिस भी देख लें। ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था इनसे रिलेटेड। उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कैंसर पेशेंट्स की? सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ द कैंसर। ठीक है, इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है। इतना तो अब आप हो गए हैं ना कि आप किसी, अगर जीआईटी की बात की जाए, जीआईटी का कोई कैंसर है तो उसमें सारे जीआई सिम्टम्स होंगे। वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये सारे जीआई सिम्टम्स है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, तो हर सिस्टम से रिलेटेड उसके सिम्टम्स होंगे। ठीक है, और उसी से रिलेटेड डिजीज़ भी होती हैं। उसके बाद है जी रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कैंसर के। तो ये एमसीक्यू में आ सकती है चीज़ें, या आपने पैथोलॉजी में भी पढ़ी हैं। ठीक है, डाई और रबर इंडस्ट्री में काम करने वालों का ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है ड्यू टू अ केमिकल कंपाउंड दैट दे यूज़ देयर। उसके अलावा एस्बेस्टोस वालों को एस्बेस्टोसिस हो जाता है। सिगरेट स्मोकिंग हैज़ अ, ये सिगरेट स्मोकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पे लंग कैंसर कॉज करता है, उसके अलावा इसोफेगस और ब्लैडर कैंसर भी कॉज करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये पास पेपर में आया भी हुआ है। उसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन विच इज़ एस्परजिलस फ्लेवस, ये एक फंगस है, उससे हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है। एप्स्टीन बार वायरस बर्केट लिम्फोमा कॉज कर सकता है। और ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। और ये आपने साथ साथ हर टॉपिक के पढ़े भी होंगे, बस इनको आपने वहाँ पे ज़्यादा फोकस से पढ़ लेना है, तो आपको यहाँ अलहदा से इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है जी इन्वेस्टिगेशंस। क्या क्या आप इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं इन अ कैंसर पेशेंट? तो जनरल इन्वेस्टिगेशंस तो आपको पता है, फर्स्ट लाइन आपकी सीबीसी होती है, एक्सरे होता है। ठीक है, और सारी बेस लाइन्स, एलएफटीज़, आरएफटीज़, वो सारी हम कैंसर पेशेंट के अंदर वो सारी कराते हैं। ठीक है, एक्सरे कराते हैं, होल बॉडी एक्सरे। उसके बाद जो पर्टिकुलर आपने जब डेफिनेट डायग्नोसिस बनाना है ना, तो उस जगह का, जिस जगह के सिम्टम्स हैं पेशेंट को, उस जगह की पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन होती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आपको शक है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, तो हम उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन एनालिसिस कराते हैं, वो रेज्ड होता है। ठीक है, तो हर कैंसर से रिलेटेड उसके कुछ बायोमार्कर्स हैं जो कि रेज होते हैं इन दैट पर्टिकुलर कैंसर। तो यहाँ पर सबके लिखे हुए हैं। ये रॉबिन्स के अंदर भी एक टेबल है, वो भी आपने अच्छे से करना है। उसके अंदर टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है।
सॉरी टेबल नहीं है, टेक्स्ट में ही लिखा हुआ है। अल्फा फीटोप्रोटीन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और जर्म सेल ट्यूमर्स के अंदर, ठीक है। कैल्सिटोनिन थायराइड कैंसर्स के अंदर, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोन और लंग और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, ह्यूमन कोरियोनिक gonadotrophin ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के अंदर, मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स माइलोमा के अंदर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट के अंदर। और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर ये कैंसर रिलेटेड वाला आप यहाँ से स्किप भी कर देते हैं ना, अगर आपने अपना बुक वाला अच्छे से पढ़ा हुआ है, नियोप्लेजिया का जो रॉबिन्स का चैप्टर है वो भी आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से कर लेंगे तो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला भी मेडिसिन का पोर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपको अलग से करना है दैट इज़ रोमेटोलॉजी मेडिसिन के अंदर पर्टिकुलरली, और मोस्ट प्रोबेबली आपको जो एससीक्यू है या जो मेजर पोर्शन है एमसीक्यूज़ का वो भी वहीं से आएगा मोस्ट प्रोबेबली। आई एम नॉट गिविंग डेफिनेट आइडिया कि आपको यही आएगा। अच्छा, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है कि आप जब आप किसी भी ट्यूमर आपको शक है, जैसे लिवर का ट्यूमर है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, तो आप उस जगह की स्लाइड बनाते हो और उसको स्टेन करते हो डिफरेंट स्टेन से, ठीक है। तो इसको कहते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ओके। इट प्रोवाइड यूजफुल डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जर्म सेल ट्यूमर्स के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन ह्यूमन कोरियोनिक gonadotrophin रिलीज होता है, उसकी वजह से स्टेनिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है। साइटोकैरेटिन स्टेन होता है, ये फेवर एपिथेलियल कार्सिनोमा जिसमें लंग के स्मॉल सेल स्क्विमस सेल कार्सिनोमाज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें से 5 नंबर में एक सवाल आया हुआ है, ट्यूमर मार्कर क्या होता है और वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे यूज़फुल है। तो ये भी पैथोलॉजी के अंदर रॉबिन्स के अंदर मैंने बताया लिखा हुआ है। तो क्या है, इट इज़ दे आर बायोलॉजिकल मार्कर्स, दे मे बी फाउंड इन ब्लड, यूरिन, स्टूल और इन एनी बॉडी टिश्यूज दैट कैन बी एलिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ठीक है। और इनकी यूज़ क्या है, दे कैन बी यूज इन स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिस्पॉन्स टू थेरेपी और अर्ली डायग्नोसिस ऑफ रिलैप्स और रिकरेंस, ठीक हो गया। और आपने 4 एग्जांपल देनी है कॉमनली यूज ट्यूमर मार्कर्स की। तो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन आएगा, उसमें कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन आएगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आएगा, और इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है आपके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एज द नेम इंडिकेट्स, नियोप्लास्टिक पैरेलल टू द नियोप्लेजिया, पैरेलल टू द कैंसर, दे आर द सिंड्रोम्स, यानी सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके डायरेक्टली ट्यूमर की लोकेशन, ट्यूमर की हिस्टोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे होते। लाइक एक ट्यूमर का पेशेंट है, उसको लंग का ट्यूमर है और उसके अंदर आपको सिम्टम मिल रहा है लाइक हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हाइपरकैल्सीमिया इज़ नॉट रिलेटेड टू लंग कैंसर इन एनी वे, ठीक है। बट पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में समटाइम्स क्या होता है, कुछ ट्यूमर्स ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं दैट प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। अच्छा, इसमें 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, 2 इसकी हमने क्लासिफिकेशन की हैं। देयर आर सर्टन सिंड्रोम्स दैट एक्ट एज इन एमरजेंसी केसेस, और कुछ जो हैं वो थोड़ा इतने ग्रेविड नहीं होते, थोड़ा लेस सीरियस आप कह सकते हैं। तो वन इज़ ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसीज और दूसरे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं सिंपल। तो एमरजेंसीज में 4-5 हैं, उसमें से मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगी। फर्स्ट इज़ मैलिग्नेंट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। कुछ ट्यूमर्स जो मैलिग्नेंट होते हैं बेसिकली उनके जो ट्रेसेस हैं वो आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रास के अंदर, वहाँ पर एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी कंप्रेशन होने लग जाती है। सो दीज आर मीडियल मैलिग्नेंट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। उसके अलावा सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन होती है ड्यू टू सर्टन ट्यूमर्स, ठीक है, जो कि वहाँ की इंटमा या वहाँ के ड्रेनेज में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक होता है न्यूट्रोपिनिक फीवर हो जाता है, न्यूट्रोपीनिया कॉज करते हैं कुछ ट्यूमर्स, ठीक है, और उसकी वजह से फीवर हो जाता है, कुछ इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। उसके अलावा होता है आपकी हाइपरकैल्सीमिया, वेरी कॉमन, और उसके अलावा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इसमें से आपको हाइपरकैल्सीमिया लाजमी आना चाहिए, न्यूट्रोपिनिक फीवर पास पेपर में आया हुआ है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम पास पेपर में आया हुआ है। तो आखिरी तीनों तो आपने बड़े अच्छे से करने हैं। अच्छा, उनकी मैनेजमेंट भी, कॉज भी। अच्छा जी, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की कॉज क्या है मैंने आपको बता दी। जो बोन इन्वॉल्व करने वाले टिश्यूज कैंसर्स है ना, पर्टिकुलरली वो मेटास्टेसाइज करते हैं और वर्टिब्रल बॉडी की पोस्टीरियर एक्सटेंशन कराते हैं, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस होती है, ठीक है। साइंस कैसे होंगे, जहाँ की स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगी वहाँ नमनेस, पेन, टिंगलिंग, मोटर वीकनेस, बैक पेन होगी, ठीक है। और ये सारा कुछ यू कैन रीड। मैनेजमेंट क्या है, आपने डायग्नोसिस को कंफर्म करना है विद अर्जेंट एमआरआई, हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने हैं, ठीक है, और वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। इंश्योर एडिक्वेट एनाल्जेसिया, पेन को कम करने के लिए। रेफर फॉर सर्जिकल डीकम्प्रेशन और अर्जेंट रेडियोथेरेपी, आपने फ़ौरन से डीकम्प्रेशन करनी है सर्जिकली या रेडियोथेरेपी के थ्रू उसको रिलीव करना है, बिकॉज अगर स्पाइनल कॉर्ड परमानेंटली कोई सेल डेड हो गया तो वो वैसे ही रहेगा, वो दोबारा रीजनरेट नहीं होगा। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैंसर दैट कैन अकर थ्रू एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन और इंट्रावास्कुलर ब्लॉकेज। इंट्रावास्कुलर, अगर कोई ट्यूमर किसी वेसल के लेयर्स के अंदर जाकर मेटास्टेसाइज कर जाता है, वहाँ पर ग्रो करता जाता है, तो वहाँ के ल्यूमेन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, कंप्रेस करेगा पहले और फिर ब्लॉक कर देगा। तो इससे होती है सुपीरियर वेना केवा में अगर हो तो फिर सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसमें
कॉमन कॉजेज़ की लंग कैंसर है, लिम्फोमा है, मेटास्टेटिक ट्यूमर्स हैं, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? डिस्निया, फेशियल स्वेलिंग। अब सुपीरियर वेना केवा ने हेड और लिम्ब से ब्लड लेके आना होता है राइट हार्ट में, तो वो जब नहीं आएगा तो ब्लड जो है वो फेस में फ्लशिंग होगी, स्वेलिंग होगी, वीनस डिस्टेंशन होगी, ठीक है, आर्म की स्वेलिंग होगी, जहाँ जहाँ का ब्लड वापस नहीं जा रहा, साइनोसिस, प्लीथोरा, ये सारा कुछ होगा। मैनेजमेंट इसकी क्या है? सीटी कराना है आपने फॉरेन डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, और एसवीसी स्टेंटिंग। उसके बाद है हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। ये सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, ठीक है। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? मल्टीपल कैंसर्स के अंदर हाइपर कैल्सीमिया होता है, लाइक स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स है, प्रोस्टेट कैंसर है, कॉलन कैंसर है, लंग कैंसर है, ठीक है। इन सब के अंदर आपको जो है वो मिलता है हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। होता क्यों है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड लाइक हार्मोन। इस तरह का होता है कि जो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज कर देता है। तो वो सारे सिम्टम्स आएंगे पेशेंट्स के अंदर जो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से आते हैं। ड्राउजीनेस, डिलीरियम, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। मैनेजमेंट इसकी क्या होती है? आपने IV 0.9% सलाइन देना होता है टू इम्प्रूव रीनल फंक्शन, और ताकि वो कैल्शियम एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाए थ्रू यूरिन। IV बिस्फॉस्फोनेट्स देने होते हैं, और ताकि बोन की जो कंटिन्यूस रिजॉर्प्शन हो जा रही है और उसका कैल्शियम ब्लड में आ रहा है उसको रोका जा सके। और कैल्सिटोनिन देना होता है जो ऑपोजिट वर्क करता है टू द पैराथॉर्मोन, ठीक है। उसके बाद ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्यों होता है? दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. It is usually related to bulky chemosensitive disease including lymphoma, leukemia and germ cell tumors. इसमें होता क्या है बेसिकली? Cellular destruction होती है which results in the release of potassium, phosphate, nucleic acids and purines that can cause transient hypercalcemia and hyperphosphatemia and hyperuricemia and hyperkalemia. सेल के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं वो बाहर रिलीज होने लग जाते हैं ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल. दिस कैन लीड टू एक्यूट इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन एंड द प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द रीनल ट्यूबुलर सिस्टम, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. मैनेजमेंट इसकी कैसे होती है? आपने सीरम बायोकेमिस्ट्री को मैनेज करना होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मैनेज करना होता है, उसको मॉनिटर करना होता है. गुड हाइड्रेशन एंड यूरिन आउटपुट शुड बी मेंटेन थ्रू आउट ट्रीटमेंट बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स का ही हुआ है. तो आपने फ्लूइड इनटेक, यूरिन आउटपुट, इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है, ठीक है. उसके बाद दिस टेबल इज़ शोइंग कि न्यूरोनल डेफिसिट आपका जो है उसके कंपैरिजन शो किए हुए हैं उसके फीचर्स के. अगर स्पाइनल कॉर्ड पे डैमेज होगा तो क्या फीचर्स होंगे, कोनस मेडुलारिस पर होगा तो क्या होंगे, और कॉर्डा इग्वाइना पे होंगे तो क्या होंगे. ये अब आपको रिकॉल करना है कि ये क्या टर्म्स होती हैं. बेसिकली ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड जब टर्मिनेट कर रही होती है ना तो वो आपके लंबर सेगमेंट्स L2 के लेवल पर ही टर्मिनेट कर जाती है. तो जो सेक्रल नर्व्स हैं वो कैसे इमर्ज करती हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे नर्व्स अपने रिलेटिव इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से आकर एग्जिट कर रही होती हैं. अब ये जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स बनता है इसको हम कॉर्डा इक्विना कहते हैं, और यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड की टेल होती है ना जहाँ पर वो खत्म हो रही होती है उस पॉइंट को कोनस मेडुलारिस कहते हैं. अब वो कह रही हैं कि अगर यहाँ पर कोनस मेडुलारिस के लेवल पर डैमेज हो तो क्या सिम्टम्स होंगे, कॉर्डा इक्विना के लेवल पर हों तो क्या सिम्टम्स होंगे, और अगर पूरी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रही है तो फिर क्या सिम्टम्स होंगे. तो ये अभी हम स्टडी करते हैं, इनको थॉरली देख लेते हैं, ठीक है. वीकनेस क्या होगी? स्पाइनल कॉर्ड में होगा तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल और डीप इंजरी होगी, ठीक है. कोनस मेडुलारिस में भी सिमेट्रिकल होगी, कॉर्डा इक्विना में होगी तो एसिमेट्रिकल होगी, ठीक है, क्योंकि कोनस मेडुलारिस भी तो स्किन मिडल एरिया ही है ना, जबकि कॉर्डा इक्विना अब डिवाइड हो गया. अगर इस साइड के कॉर्डा इक्विना को इंजरी होगी तो वो इस साइड को ही मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है. तो ये यूनिलैटरल यानी एसिमेट्रिकल होती है. उसके बाद रिफ्लेक्सेस इसमें इंक्रीज होंगे. आपको पता है CNS में जब लेवल पर इंजरी होती है तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो इसमें जो है वो इंक्रीज होते हैं रिफ्लेक्सेस, इसमें भी इंक्रीज होंगे बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो इसके और इसके मोस्टली फीचर्स सेम होते हैं. कॉर्डा इक्विना के अंदर क्योंकि अब ये आप समझ लें स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई और ये नर्व के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज होंगे रिफ्लेक्सेस, ठीक है. तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की तरह मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है. सेंसरी लॉस इसमें सिमेट्रिकल होता है, इसमें भी सिमेट्रिकल होता है, इसमें एसिमेट्रिकल होता है विद द सेम. अच्छा, ये रेडिकुलर पैटर्न और सैडल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्यों लिखा हुआ है? अगर आपको याद हो तो ना स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट सप्लाई करने वाली ना आर्टरीज होती हैं, रेडिकुलर आर्टरीज होती हैं, और आई थिंक दूसरी वाली का मुझे नाम नहीं पता. उन पर्टिकुलर आर्टरीज के जो नर्व सप्लाई वाला एरिया है वो डैमेज हो तो उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बट यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस. स्फिंक्टर में इसमें लेट लॉस होता है, थोड़ा देर से जाके स्फिंक्टर में ख़त्म होता है. इसमें अर्ली लॉस हो जाता है, इसमें ऑफन स्फिंक्टर्स आर स्पेयर्ड. और प्रोग्रेशन रैपिड, वेरिएबल एंड वेरिएबल. उसके बाद आ जाते हैं जी सिनेरियो है इन अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर सिंस मॉर्निंग इन फाउंड टू हैव HP 12 मिलीग्राम, TLC उसका 3 है यानी नॉर्मल से कम है, न्यूट्रोफिल्स 0.5% है विच इज़ वेरी लो,
ठीक है। अब इसमें आपको बताया टीएलसी कम है, न्यूट्रोफिल्स कम है और बहुत हाई ग्रेड फीवर है। लिम्फोसाइट्स दिए हुए हैं, प्लेटलेट्स दिए हुए हैं एंड सो ऑन। बट आपको न्यूट्रोफिल देख के लग रहा है न्यूट्रोपीनिया है। जब न्यूट्रोपीनिया है तो साथ में फीवर है, तो दिस इज न्यूट्रोपीनिक फीवर बेसिकली। मैनेज कैसे करेंगे वो पहले टेबल में आपने पढ़ लिया है। इसी तरह अगला सिनेरियो है 60-year-old फीमेल विद ब्रेस्ट कार्सिनोमा प्रेजेंटेड विद पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड हिस्ट्री ऑफ रीनल स्टोन्स। अभी हमने ऊपर फीचर्स पढ़े हैं, तो ये हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स थे, तो इसमें भी हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी हुआ है और मैनेजमेंट हमने ऊपर पढ़ ली है कि आपने फ्लूइड मैनेजमेंट करनी है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाना है और बिस्फॉस्फोनेट्स देने हैं, वही मैनेजमेंट इसमें भी होगी। उसके बाद है पेशेंट डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड हेडेक फॉर सेवरल वीक्स, ही हैज स्वेलिंग ऑफ फेस, आर्म एंड डिस्टेंशन ऑफ नेक। मैंने आपको बताया था सुपीरियर वेना केवा आपके हेड नेक और लिम्स, अपर लिम्स वाले एरिया को ड्रेन करती है, तो अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपके यही एरिया की स्वेलिंग और डिस्टेंशन हो जाएगी। सो वही सिम्टम्स हैं, तो दिस इज सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन। कैसे मैनेज करेंगे, आई हैव टोल्ड अर्लियर। ठीक है। उसके बाद है जी ये टेबल दिया हुआ है, व्हाट इज़ इट अबाउट, ये दिया हुआ है अबाउट पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, कुछ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स दिए हुए हैं। इफ यू कैन सी कि जैसे ये सब एक्यूट सेरिबैलर डीजनरेशन ये किन में होता है, रेटिनोपैथी कौन से ट्यूमर्स में होती है, ये वो बताए हुए हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये आपकी जो पैथोलॉजी में आपने पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम वाला टॉपिक नियोप्लेजिया वाले चैप्टर के अंदर जहाँ पढ़ा है ना, बस वहाँ से आपने इसको देख लेना है। थेराप्यूटिक्स, जब आप ट्यूमर की ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों की हद तक महदूद नहीं होती। उसकी थेरेपी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। वी हैव क्यूरेटिव थेरेपी, एडजुवेंट थेरेपी, नॉन नियो एडजुवेंट थेरेपी एंड पैलिएटिव थेरेपी। क्यूरेटिव थेरेपी क्या होती है, जिसमें आपका मेन मकसद ट्यूमर को ट्रीट करना है, उसको हम क्यूरेटिव थेरेपी करें, और इसमें विद द एम ऑफ अचीविंग कंप्लीट रिमिशन, यानी उसकी नॉन ट्यूमर वाली स्टेट हो जाए, आप पूरी नॉन ट्यूमर स्टेट की तरफ रिमिशन चाहते हैं, तो ये क्यूरेटिव थेरेपी है। सर्जरी टू रिमूव ऑल मैक्रोस्कोपिक डिजीज इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली द प्राइमरी क्यूरेटिव इंटरवेंशन, यानी जो भी डिजीज़ आपको जितनी नज़र आ रही है ना, उस सारी को एलिमिनेट करना इसमें मकसद होता है। देयरफॉर हाउएवर इन सम सर्कमस्टांसेस रेडियोथेरेपी, सिस्टेमिक एंटी कैंसर थेरेपी और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज में यूज्ड विद क्यूरेटिव और रेडिकल इंटेंट। ठीक है। उसके बाद है एडजुवेंट थेरेपी। इट इज़ एडिशनल थेरेपी जो अलॉन्ग विद क्यूरेटिव थेरेपी दी जाती है। ठीक है, टू लोअर द रिस्क ऑफ डिजीज़ रिकरेंस। पहले में हम डिजीज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसमें हम डिजीज़ की रिकरेंस को कम करना चाह रहे हैं। रेडियोथेरेपी सिस्टेमिक एंटी कैंसर थेरेपी में भी गिवन आफ्टर सर्जरी विद द इंटेंशन ऑफ इरेडिकेटिंग एनी माइक्रो मेटास्टेटिक डिजीज दैट रिमेन्स। इसमें हम माइक्रोस्कोपिक पोर्शन उसका डिस्ट्रॉय करे थे, इसमें हमने माइक्रो पर फोकस करना है ताकि छोटी सी चीज़ से दोबारा कैंसर अराइज ना कर जाए। ठीक है। नियो एडजुवेंट थेरेपी होती है, इट इज़ एडिशनल थेरेपी गिवन प्रायर टू द, अभी पहले दी जाती है। नियो एडजुवेंट थेरेपी पहले दी जाती है फ्रॉम द प्राइमरी क्यूरेटिव इंटरवेंशन। द प्रिंसिपल एम इज टू लोअर द रिस्क ऑफ डिजीज रिकरेंस। प्रिंसिपल वही है, बट डिजीज कब दी जा रही है वो टाइमलाइन में फ़र्क आ गया। बाद में दी जाए तो एडजुवेंट है, पहले दे दी जाए बिफोर प्राइमरी क्यूरेटिव इंटरवेंशन तो देन इट इज़ नियो एडजुवेंट थेरेपी। ठीक है। और पैलिएटिव थेरेपी होती है, ये हम बहुत एग्रेसिव कैंसर्स में देते हैं, जिसमें बहुत मेटास्टेसिस हो और आपको पेशेंट को सिम्टोमेटिकली मैनेज करना पड़े, आप उसे प्रॉपर ट्रीट ना कर सको, तो आप उसे पेन रिलीफ करने के लिए, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, जो थेरेपी प्रोवाइड करते हो, उसे पैलिएटिव थेरेपी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका ऑन्कोलॉजी सेक्शन था फ्रॉम मेडिसिन। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, विच इज़ बेसिकली योर पायरेक्सिया। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।